हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए दमयंती जी दर्द से करहा रही थी। छोटी बहू बबीता को वैसे तो अपनी सास की करहा सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे में थोड़ा कान लगा दिए। दमयंती जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरी बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी बबीता के तन बदन में आग लग गई। ओहो, इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति आलोक ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। जिसे देखो नंदनी बहू, नंदनी भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि नंदनी भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठानी जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब बबीता और ज़्यादा चिढ़ गई थी। आलोक भी बात न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं बबीता को अपनी जेठानी नंदनी से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि नंदनी ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। नंदनी बबीता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब नंदनी का नाम होता था तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन बबीता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। दंपति जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गए। घंटी की आवाज़ सुनकर आलोक ने बबीता को झकझोरते हुए उठाया। बबीता, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूँ? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। चिल्लाते हुए बबीता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। दमयंती जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। नंदनी बहू तो रोज़ फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही बबीता बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। दमयंती जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें बबीता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन बबीता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, नंदनी भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार बबीता भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद मंगला बोली। 2 दिन बाद मंगला वापस जा रही थी तो दंपति जी ने बबीता से बोली, छोटी बहू, मंगला ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। नंदनी होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। मम्मी जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। बबीता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर मंगला ने बात को टालना चाहा। लेकिन दमयंती जी को बबीता से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और नंदनी में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त नंदनी बहू क्यों करती रहती हूँ?
क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब मंगला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त नंदनी बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। आलोक को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी नंदनी बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर आलोक को पकड़ा दिए। ये बात भी जब आलोक का काम चल पड़ा तो आलोक ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहु परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है, नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर बबीता की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नंदनी मायके में से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज बबीता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए सम्मान नजर आ रहे थे।